बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अलतमान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद अलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। आज की आगाज़ की दिलचस्प खबर नाज़रीन ये है कि अगर आप लोग दुनिया में रह रह के उकता चुके हैं तो साइंसदानों ने एक और सयारा दरियाफ्त कर लिया है जहाँ पे इम्कानात हैं कि एक और नई दुनिया जहाँ पे जिंदगी बसाई जा सकती है। लेकिन सफर बहुत लंबा है, आपको पता? अच्छा, सफर बहुत लंबा है और ये एक सितारे के गिर्द चक्कर लगाने वाला एक दूर दराज सियारा है जिस पर जिंदगी के आसार मिले। और कैम्ब्रिज की ये एक टीम है जिसने रिसर्च किया। उन्होंने कहा है कि K2-18b नामी ये सियारा जो है फिजा में। K2 तो हमारे पास भी है। नहीं, वो वाला K2 नहीं है, ये सियारे का नाम K2b18 नाम है इसका। और फिजा के मुताला करते हुए ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं जिनमें जिंदगी की मौजूदगी के आसार पता चलते हैं। आसार हैं, यानी कि चांस है। अगर आप चाहें कि आपके पास कोई ऐसी सवारी मौजूद है जो कि इतने दूर आपको ले जा सके, जिसका सफ़र है जी तकरीबन 700 ट्रिलियन मील, तो इतना सफ़र करने में तो मेरे ख्याल में आपकी पूरी उम्र आपकी ज़मीन से ये सियारा इतना दूर है। लंबी चाहिए या फिर तेज़ तरीन सवारी चाहिए। तो कैम्ब्रिज ग्रुप ने यह भी दरियाफ्त किया जनाब कि ऐसा लगता है कि फ़ज़ा में कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स में से एक में ऐसे कीमियाई मुरक्कब मौजूद हैं जो ज़िंदगी से वाबस्ता हो सकते हैं। बिल्कुल जी, उन्होंने ये भी बताया कि इसलिए अगर इसकी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ को हकीकी माना जाए और ये वाकई हकीकी ताल्लुक़ निकले उन मॉलिक्यूल्स का, तो फिर ज़िंदगी वहाँ पर भरपूर तरीके से मौजूद होगी। तो अगर बाकी जुनैद कह रहे हैं किसी के पास ऐसी कोई फरारी तेज तरार मौजूद है तो वो निकल खड़ा हो। नहीं, फरारी से आगे की गेम है ये। अच्छा, फिर आपको क्या लगता है क्या खरीदना पड़ेगा? 3-4 जिंदगियां तो गुजरी चुकी होंगी। जुनैद, फिर क्या खरीदना पड़ेगा? इसके लिए मेरे ख्याल में साइंसदानों को और मेहनत करने की जरूरत है ताकि वो ऐसी तेज तरीन सवारी भी बनाए जो कि 700 ट्रिलियन मील का फासला जो है। और वहाँ पर पता नहीं किस तरह के इंसान पाए जाते होंगे, किस तरह की वहाँ पे और हो सकता है पाई जाती होगी। आप वहाँ पे पहले हों और जाके नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना, शुरुआत करें। लेकिन यहाँ पे इतने चैलेंजेस हैं, मेरे ख्याल में उनको पूरा कर लिया जाए तो। वैसे अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर बहुत सारे ऐसे राज छुपा रखे हैं जिनको साइंसदान हर वक्त रेतते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको या हमें, इंसान को अल्लाह ताला ने उतना ही इल्म दिया है जितना हमारे लिए ज़रूरी है या जिसे हम हज़म कर सकें। बिल्कुल जी, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया भी है कि इल्म वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं, उनकी अल्लाह ताला की मौजूदगी का जो एहसास दिलाती रहती हैं। तो हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब वापस आते हैं। हमारी आज पहली स्टोरी होगी PSL 10 कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज कराची स्टेडियम में आमने सामने होंगे। तो जनाब एक तगड़ा मुकाबला होने जोर का जोड़ पड़ेगा। देखते हैं कि कराची किंग्स वापस आती है मोमेंटम में, क्योंकि काफ़ी मायूसी दिखाई दे रही है उनके फैंस के अंदर। तो आज एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। कौन बाजी मारेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आगाज़ में फिर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत जनाब, जो कि आसमानों को छू रही थी तेज़ी से। इसमें कमी हुई है। द इकोनॉमिस्ट की तरफ से ये सर्वे, ये पेशगोई की गई है, क्योंकि जो इक़दामात हैं एक के बाद एक, ना सिर्फ उनके मुखालफिन, उनके नाकदीन, बल्कि उनके अपने दोस्त उनसे बड़े परेशान हैं। जिस तरह के वो अनप्रडिक्टेबल बयानात दे रहे हैं, इक़दामात कर रहे हैं। और फिर टैरिफ की जो वॉर है, ट्रेड वॉर है, उसने तो पूरी दुनिया में एक भूचाल, खासतौर पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनकी मईशतों को हिला के रख दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस मकबूलियत में कमी की वजूहात क्या क्या हैं, इसका भी जायजा लेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि एमरजेंसी हेल्पलाइन 15 अब ब्लड बैंक भी बन चुकी है। तो किस तरह से आप वहाँ पर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं या वहाँ से अपने लिए ज़रूरत का ब्लड आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी होगी तफसील से बात। एक अच्छी पेशरफ्त है, इस पर यकीनी तौर पे हम बात करेंगे, आगाही आप तक पहुँचाएंगे, आपको फराहम करेंगे और फिर बताएंगे कि एप्लीकेशंस, उसके ऊपर जो परमिशंस मांगी जाती हैं, क्या हमारी प्राइवेसी महफूज है। क्योंकि अगर आप उनको अलाउ नहीं करते, अपनी तमाम तर जो मालूमात हैं तो वो रसाई नहीं देते। अगर आप रसाई दे देते हैं तो फिर आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कितना ये नुकसानदेह हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे नजरे बद की पुरस्रार ताकत पर लोगों को अंधा यकीन क्यों है। क्या ये बद नज़र है या फिर आपके झूठे तो हम परस्ती है या फिर बरसग़ीर में रहने की वजह से जो हमारी आदतें ख़राब हो चुकी हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ये तो आम चीज़ है। तो क्या हम भी इसके शिकार हो चुके हैं, अंधी तकलीद और तोहम परस्ती कितना नुकसान पहुंचा सकती है और असल में नजरबद है क्या? बिल्कुल, इस पर भी तफसील से बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम अपनी पहली स्टोरी की जानिब वापस आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब PSL 10 के सिलसिले में 8वां मैच जो है आज बरोज़ जुमा यानी कि आज के दिन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान
इंटरनेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, तो जनाब आप जुनेद आज के मैच के लिए किसको सपोर्ट? क्वेटा को ऑब्वियसली करूंगा, और क्वेटा कराची 2 मैच में से 1 मैच हार चुका है, 1 मैच विन कर चुका है। हाँ, लेकिन आज चूँकि क्वेटा और कराची के दरमियान मैच है, तो हमारी जो बेस्ट विशेज़ हैं वैसे तो दोनों टीमों के साथ हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि क्वेटा बाजी मारेगा। और मैच होगा रात 8 बजे। कराची किंग्स को साबिक ऑस्ट्रेली जारे मिजाज बैटर डेविड वार्नर लीड कर रहे हैं, और दीगर नुमाया खिलाड़ियों में हसन अली हैं, शान मसूद हैं, टिम सेफर्ट हैं, दीगर खिलाड़ी भी होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एजाज, स्पोर्ट्स तजियाकार, आपको वेलकम कहते हैं। एजाज, किस तरह से देख रहे हैं कराची कम बैक करेगा, फॉर्म में आएगा? काफ़ी मायूसी अभी तक देखी गई है उनके फैंस में, उनकी परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अभी तक चल नहीं पाई। क्या समझते हैं आज के मैच को लेकर? जी, अस्सलाम वालेकुम जुनेद एंड निशाल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, दोनों टीमों के लिए कमबैक करना काफी जरूरी है, चाहे वो क्वेटा हो या कराची हो, क्योंकि दोनों टीमें अपनी आखिरी मैच हार चुकी हैं और टूर्नामेंट में इन रहने के लिए आपको स्टार्ट बड़ा अच्छा चाहिए होता है। तो दोबारा कमबैक करने के लिए दोनों टीमें आई थिंक वो पूरा जोर लगाएंगी आज। कराची की अगर हम जहां तक बात करें तो उनके पास शायद प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा चेंजेस करने का इतना शायद जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर वो खुशदिल को थोड़ा सा ऊपर खिला सकें, मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। और इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि शान मसूद के ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट दिखाया जाता है, क्या उनको मजीद चांस दिया जाता है या नहीं दिया जाता। वो एक ऐसी पोजीशन में खेल रहे हैं जहां पे प्लेयर्स के चलने की बात करते हैं, हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हम लाए हैं वो भी नहीं चल पाते हैं। फिर हमारे अपने प्लेयर्स, उनकी तो परफॉर्मेंस माशाल्लाह से ऐसी है कि वो चलें तो ठीक है, ना चलें तो वो सारे मैचेस में एक जैसी परफॉर्मेंस देते हैं। आप समझते हैं कि आज के मैच में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी चल पाएंगे? हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड वही है, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर से भी थोड़ी सी मायूसी हुई है शायकीन क्रिकेट को। देखें, अभी तक जो कराची ने एक मैच जीता है उसके अंदर जेम्स विंस ने सेंचुरी की थी, और वो अभी तक जो है वो टूर्नामेंट की बहुत नुमाया जो है वो एक परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी 6-7 मैचेस रहते हैं, टूर्नामेंट का स्टार्ट हुआ है, तो अभी हमें लगता है कि इस शायद टू अर्ली होगा कि हम किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को ये कह दें कि यार ये फ्लॉप हो गया है या ये नहीं चल पा रहा। हाँ, डेविड वार्नर से जितनी ज्यादा उम्मीदें फैंस को होनी चाहिए, आई थिंक वो शायद उस पे पूरा नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम जो है वो गुजार चुके हैं। अच्छा, साथ में एजाज ये भी बताएगा कि अगर दोनों पॉइंट्स टेबल पे बात की जाए टीम्स की, क्वेटा हो या कराची हो, 2-2 मैच खेले, दोनों ने 1-1 मैच जीता, 1-1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो पलड़ा तकरीबन भारी है। आज के मैच में किसको आप फेवरेट करार देंगे, और किसकी स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि बेहतर होगी कदरे? देखें, जो क्वेटा के पास एक बहुत अच्छा चांस था कराची को बीट करने का, वो ये था कि वो अपने स्पिन अटैक से उनको परेशान करे। लेकिन जैसे आपको पता है कि उस्मान तारिक जो है वो बैंड हो चुके हैं, तो एक चेंज तो क्वेटा को करना पड़ेगा। एक शायद उनकी जगह वो किसी और को लेके आए हैं, उन्होंने वो अली माजिद को भी पिक किया हुआ था, शायद वो उसको खिलाएं, वो भी एक मिस्ट्री स्पिनर है। इसके अलावा आई थिंक जो ये चेंज है ये क्वेटा को डिसाइड करना पड़ेगा। और कराची का आई थिंक कंपेयर टू प्रीवियस 2-3 इयर्स उनकी टीम काफी बेहतर नजर आ रही है। तो एजाज, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? किस टीम को पहले सूट करता है कि वो बैटिंग करें, किस टीम को सूट करता है वो बॉलिंग करें? पिच को अगर देखा जाए तो क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है, बॉलिंग करना या फिर बैटिंग करना? देखें, अगेन इट्स टू अर्ली, क्योंकि कराची में जो मैचेस अभी तक हुए हैं उसमें हमें एक बहुत बड़ा कामयाब चेज भी नजर आया है, और हमने देखा कि इस्लामाबाद ने अपने स्कोर को डिफेंड भी किया अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल मुल्तान साइड। तो हमें अभी तक क्लियरली इस चीज का आइडिया नहीं हुआ कि क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ऑन द डे क्या कंडीशंस हैं। अगर ड्यू बहुत ज्यादा आ जाता है तो चेजिंग साइड को डेफिनेटली फायदा होगा, बट ये है कि इट्स आल्सो अबाउट कि कौन सी टीम अपनी रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से ऑन द डे। अच्छा, एक और चीज़ एजाज, हमने शायकीन को देखा, बिल्कुल ही अदम दिलचस्पी है, क्या महंगाई से परेशान हैं? मैचेस इंटरनेशनल काफ़ी हुए हमारे पास इवेंट, वो देख देख के वो उकता चुके हैं या उनका दिल भर चुका है? क्योंकि ये तो हमारा अपना इवेंट है, इसमें तो आवाम की सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो क्या लगता है, इंटरेस्ट बहाल होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या करना चाहिए फिर उसके लिए पीसीबी को?
देखें, कराची में तो क्राउड का इशू बहुत साल से रहा है, और इस साल पीसीबी ने उनको सिर्फ 5 मैचेस इसी वजह से दिए हैं, क्योंकि पिछले साल का जो रिकॉर्ड चलता आ रहा है उसमें शायकीन का जो टर्नआउट है स्पेशली कराची में वो बहुत ज्यादा लो है। अब मैं लास्ट ईयर पीएसएल के दौरान कराची में था, और मैंने वहां पे लोगों से पूछा कि क्या वजह है, क्यों लोग नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ी जो एक वजह मुझे लोगों ने वहां के बताई वो ये थी कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है, तो एक उस टाइम पे एक आप कह लें कि एक एक्साइटमेंट का माहौल था। सब एक्साइटेड थे कि जी स्टार्स वापस आ रहे हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई, फिर बड़ी टीमें भी आ गई, और उसके बाद जो है वो ऑलमोस्ट लोगों में वो एक्साइटमेंट उस तरह से अब रही नहीं। उस तरह तो से अब रही नहीं। अनलेस लेकिन के एजाज, आपको अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी फेवरेट टीम कौन है, किन दो टीमों को आप सेमीफाइनल में जाता हुआ देख रहे हैं, कौन सी टीम जो है वो फाइनल जीत पाएगी? ये मत कहिएगा, ये टू अर्ली है बता पाना, लेकिन बताइएगा कि आप किस टीम के साथ हैं और कौन सी टीम आपको लगता है कि सेमीफाइनल में जा पाएगी? मेरी पर्सनल फेवरेट टीम तो लाहौर कलंदर्स है, बट ये है कि मुझे अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वो जिस तरीके से वो गेम वन से वो जल्द नजर आ रहे हैं, जी हाँ। तो अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को दोबारा इस दफा फाइनल में देखें तो शायद ये कोई सरप्राइज नहीं होगा। मुल्तान का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, वो लास्ट ईयर के रनर अप्स थे, लेकिन 2 में से 2 मैच वो हार गए हैं। जलमी का भी स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। आई थिंक के पिशावर जलमी और मुल्तान सुल्तान्स के पास अभी काफी सारे सवालात हैं जिनका जवाब उनको ढूंढना है। अच्छा एजाज, आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा आगाज़ में हम भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगाए बैठे हैं, थोड़ा और मौका देना चाहिए, या कुछ मुख्तलिफ है, अदम दिलचस्पी है शायकीन के साथ साथ टीम्स की भी, प्लेयर्स की भी, कि बहुत सी ऐसी टीम्स हैं बड़े लंबे लंबे मार्जिन से हम देख रहे हैं कि टीम्स जीत रही हैं, और वन साइडेड मैच भी हमें दिखाई दे रहे हैं। वजह क्या है, आपको क्या लग रहा है? देखें, ये शायद पीएसएल में इस दफा पहली दफा ये बात की गई थी पीएसएल 10 से पहले कि ऑन पेपर तमाम टीम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बैलेंस लग रही हैं, जो कि एक तरह से हकीकत भी है। लेकिन जब आप एक्चुअली टूर्नामेंट में जाते हैं और जब आपको 11 अपने स्क्वाड से बनानी पड़ती है और फिर उस 11 को जेल करना पड़ता है, तो वो एक पूरा प्रोसेस है। अब कुछ टीमें उसमें कामयाब हो जाती हैं, कुछ टीमें उसमें कामयाब नहीं हो पाती। कुछ टीमों के प्लेयर्स राइट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, कुछ टीमों के प्लेयर नहीं होते। सो अगर आपका 11 का एक भी प्लेयर राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है तो वो आपके पूरे स्क्वाड पे इफेक्ट करता है। सो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि इस वक्त जो टीम्स आपको अच्छा करती हुई नहीं नजर आ बिल्कुल रही, ठीक, मे बी उनके जो प्लेयर्स हैं दे आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद एजाज हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, जी हाँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि डोनाल्ड इकोनॉमिस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में गैर कमी मकबूल होते क्यों? जा रहे हैं जी। ये तो बड़ा चेंज है, और अभी तो आगाज़ है, अभी तो बहुत से आजमाइशें, बहुत से इम्तिहान पास करने थे डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन हुआ क्या? एक ब्रेक के बाद बात Stay with us. नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, और ताज़ा सर्वे है द इकोनॉमिस्ट का, जिसके मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 3 माह में 14% पॉइंट्स गिर गई है, जो उनके पहले दौर से ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। जिस शान शौकत से आए थे, लगता है उसी के साथ उसी शान शौकत से वापस तैयारियाँ भी हो रही हैं। तो डॉक्टर नवीद इलाही साहब, माहिर आलमी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये जिस जज्बाती अंदाज में उन्होंने इसलिए किए हैं, ये बगैर किसी कैलकुलेशन के, बगैर किसी होमवर्क के उन्होंने कर दिया था? क्योंकि जिस तरह से 3 महीने के लिए या 90 रोज़ के लिए उन्होंने होल्ड किया है इस फैसले को, लगता तो यही है कि वो चाह रहे थे कि सारे पाँव में पड़ जाएं आके, जिसको वो क्लेम भी कर रहे हैं कि जी कई मुल्क मुझसे रब्ता कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। वो गैर मुतवक्के अंदाज में, बगैर किसी कैलकुलेशन के ऐलान करके फिर पछताने पर मजबूर हुए हैं। सर, ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, ये बाज़ औक़ात अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाते हैं, और एग्जैक्टली यही जो है ट्रंप साहब ने किया है। उनका ये ख्याल था कि मैं अब पावर में आया हूँ, मेरे पीछे सारी आवाम है, मैं जो चाहे करूँ। लेकिन जिस आवाम से वादा करके आए थे वही हिट होना शुरू हो गए उनकी पॉलिसीज से, और दुनिया भर से अब देखें ना कि उन्होंने एक चीज़ आप आराम से कह सकते हैं कि मैं टैरिफ बढ़ाने का सोच रहा हूँ, उसकी वजूहत ये है, लेकिन साथ वो वर्ड ऐड करते हैं कि इन्होंने हमें चीट किया है। सारे दुनिया के 70 ममालिक को चीट करने का कह रहे हैं। अब उसका आप एक इम्पैक्ट देखें कि उन्होंने 1 ट्रिलियन बचाने के लिए जब ये टैरिफ आयद किए हैं,
तो 20 ट्रिलियन जो है दे वर वाइप्ड ऑफ वहां से स्टॉक से। एग्जैक्टली तो मेरे एग्जैक्टली। ख्याल में उनकी जो जो तरीक़ाकार है बुली करने का और ब्लफ करने का, उसका और नुकसान हो फिर रहा है। स्टॉक मार्केट हो या फिर हम देख रहे हैं डिजिटल करेंसी हो, हर तरफ से नुकसान जो है उसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी सारा अमेरिका को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि जो वस्त मुद्दती इंतखाबात होंगे 2026 के, वो काफ़ी रिपब्लिकन्स के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। क्या समझते हैं कितना टफ टाइम मिल सकता है डोनाल्ड ट्रंप को? और जो भी सूरत हाल बनती है, अवाम जितनी भी नाला हो जाए डोनाल्ड ट्रंप साहब से, 5 साल अपना जो टेन्योर है वो तो वो मुकम्मल करके ही जाएंगे। देखिए इसके ये बात ठीक है कि ये 26 में उनके लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि जिस तेज़ी से उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे आया है, और उनके अगर इस तरह के ही इकदाम जारी रहे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक जारी रखना भी शायद मुश्किल हो जाए, क्योंकि शायद इतनी बड़ी इंतशार और डिस्टर्बेंस किसी और ने पैदा ना की हो जितनी ट्रंप ने की है, और इसके पीछे कोई सेन पॉलिसी नज़र नहीं आती। आप फायदा भी पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत तरीक़ेकार मौजूद हैं डिप्लोमेसी में कि कैसे आपने ये बात करनी है, कैसे अहदाफ को आगे बढ़ाना है। वो तो ऐसे जैसे हर एक के साथ टक्कर लेने को तैयार है, तो ये उस टक्कर का फायदा हो जाता है ना। ये जो डॉक्टर साहब अभी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है जिस पे उन्होंने कुछ फैसले अपने होल्ड भी किए, 3 माह के लिए टैरिफ को भी रोका, तो आपको लगता है कि अच्छे निगोशिएटर तो वो अपने आप को क्लेम करते हैं और किसी हद तक बात ठीक भी है, तो अगर वो अपनी पॉलिसियों में चेंज ले आए बड़े पैमाने पर, और जो उनके मुखालिफिन तो क्या उनके अपने दोस्त भी उनसे नाखुश दिखाई दे रहे हैं अभी तक, तो वो सबको राम करने में कामयाब हो जाएंगे अगर पॉलिसियों में चेंज ले आए, अपने बयानात में, अंदाज में चेंज ले आए? जी मेरा ख्याल है उनका ये तरीक़ाकार तो है कि पहले हल्ले में वो ब्लफ करने की कोशिश करते हैं, बुली करते हैं, और फिर बैकआउट कर जाते हैं, यू टर्न बड़े आराम से ले लेते हैं, उन्हें अपनी कोई इज्जत नफ्स मजरूर नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक वो पीछे जाएंगे, जब ये खतरात बढ़ेंगे तो पीछे जाएंगे। लेकिन देखने की बात है कि क्या पीछे जाने से उनका ग्राफ जो है वो मजीद हिट नहीं होगा। ग्राफ भी, और डॉक्टर साहब जो लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, क्या वो भी रिकवर हो पाएगा? मेरा ख्याल है जो लॉस एक दफा हो जाता है उसको रिकवर करते हुए लगते हैं साल। तो उसका तो नुकसान आप देखें, बिजनेसमैन, इंडस्ट्री और आम आदमी तीनों हिट हो गए हैं उनके साथ। तो इन तीनों को रिकवरी करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि ये 26 तक ये सस्टेन कर पाएंगे या फिर ये यहाँ पर ठहर पाएंगे, मजीद टिक पाएंगे इस हुकूमत के अंदर। तो फिर क्या समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये इसी तरह से उनका ग्राफ नीचे चला जाता है और काफ़ी उन्हें अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल देखने को मिलता है, तो फिर क्या होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2026 के अंदर? इसी नहज पे चलते रहे इसी तरीक़ेकार से, तो फिर तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। वरना आमतौर पे टेन्योर पूरा कर लेते हैं तमाम जो सतून यही हम है। बात भी कर रहे थे, क्योंकि 5 साल का एक मुद्दत जो रखी गई है, तमाम जो पॉलिटिशियन जो तमाम अब तक सदूर आए वो अपना टेन्योर मुकम्मल करते हैं और उसके बाद ठीक एक जो फिक्स टाइम है उसके ऊपर इलेक्शंस होते हैं और एक तरीक़ाकार जो तय है अमेरिका के अंदर, उसी के हिसाब से इंतखाबात के बाद अगला जो है वो सिलेक्ट होने वाला बंदा आ जाता है। लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल पहले आपको माजी में देखने को मिली, अगर इस तरह की सूरत हाल अब क्रिएट हो जाती है, तो फिर क्या होगा? क्या तारीख बदली जाएगी अमेरिका की? एक बार फिर से इंतखाबात जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे वो हो सकते हैं और प्रेसिडेंट साहब को जाना भी पड़ सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो वो जानते हैं अपने फ़ायदे नुकसान को भी। वो इस हद तक नहीं जाएंगे और फौरी तौर पे यू टर्न अपनी पॉलिसीज़ में लेंगे। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको लगता है अपने पत्ते खेलना जानते हैं और वो अपने पत्ते ज़रूर यूज़ करेंगे? और पत्ते तो उन्होंने बहुत बुरी तरह खेले हैं अपने, लेकिन वो पीछे हटना जानते हैं। उन्हें मालूम है कि जहाँ बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इररिपेयरेबल नुकसान होगा, तो वहाँ पे वो कभी भी पाँव नहीं रखेंगे, पीछे हट जाएंगे। और उन्होंने आप देखा कि कई पॉलिसीज़ शुरू की, इमिग्रेशन पॉलिसी से लेके टैरिफ तक, तमाम में उन्होंने यू टर्न लेना पड़ा उनको, और वो उसमें कोई महसूस नहीं करते कि मेरा फैसला गलत था तो नहीं करना चाहिए था। वो इमीडिएटली
प्लान बी पे चले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इससे मैंने कहा, साबित यूं हुआ ही कि यू टर्न जो है वो पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, यू टर्न है वो किसी भी सियासतदान को लेना पड़ सकता है और इसमें कोई कबाहत भी मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब, माहिर आलमी अमूम हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो अपनी राय दे रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीछे हटना आता है और उन्हें शर्मिंदगी और गिल्ट भी नहीं होता इस बात पर, वो आराम से पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और बात करते हैं शहर कायद की, जहां पर कराची के कमिश्नर ने दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है और क्योंकि इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होती है। ट्रैफिक भी और हादसात इतने बढ़ गए थे, कीमती जाना रूटीन बन चुकी थी, तो अब फाइनली दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकेगी। इत्तलाक होगा 17 अप्रैल से 16 जून तक पाबंदी का इत्तलाक तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। तो सलमान हमारे साथ मौजूद, हमारे नुमाइंदे। सलमान, ये कुछ दिनों के लिए इस पाबंदी को लगाना, इसकी वजह क्या है? कितना नुकसान अब तक हम करवा चुके हैं? जो माली नुकसान है वो तो अपनी जगह, कितनी कीमती जानें जा चुकी हैं इन हादसात में? जी बिल्कुल, कराची में जो है वो तकरीबन जो है वो 280 से ज़ायद अफराद जो है वो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जो है वो जाँ बहक हुए हैं। जिसके बाद जो है वो जब बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो तेज़ी आई तो कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो दफ़ा 144 2 माह के लिए नाफिज कर दी गई है कराची भर में, जिसका इतलाक जो है वो 16 अप्रैल से हो गया है और 16 जून तक ये पाबंदी जो है वो रहेगी शहर में। कि क्या एक महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? 16 जून तक इस पाबंदी को रखने की क्या वजह हुकूमत ने या इंतजामिया ने बताई है? देखिए, मामला ये है कि ये जो पाबंदी लगाई गई है ये सुबह 6 बजे तक जो है वो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो शहर में डंपर्स जो है वो या हैवी ट्रैफिक जो है वो चल आए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पाबंदी है। तो सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या हादसात के टाइम जो है वो मुकर्रर किए गए हैं कि इस दौरान जो है वो हादसात होते हैं और इस दौरान नहीं होते। ये तो बिल्कुल एक अजीब और गरीब जो है वो पाबंदी है। होनी चाहिए शहर में ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक की टाइमिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा फकदान है वो ये है, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हों या हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर हों, वो उन कवानीन पे अमल नहीं करते। सलमान, यही बात मैं भी आपसे जानना चाह रही थी कि नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी करवाना, सिग्नल्स की पाबंदी करवाना या फिर स्पीड लिमिट्स की पाबंदी करवाना, ये इस तरह के इक़दामात की बजाय इस तरह के इक़दामात किए जाना कि 2 माह के लिए ये पाबंदी लगा दी गई है और औकात मुकर्रर कर दिए गए हैं, जो बात आप भी कर रहे हैं, क्या हादसात ने इस टाइम के अंदर ही होना होता है? 10 बजे के बाद हादसात पेश नहीं आएंगे अगर इनकी स्पीड लिमिट भी वही रहेगी और चेक एंड बैलेंस नहीं होगा इनके ऊपर, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होगा ट्रैफिक का? सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद होंगे, टूट फूट होगी। जी बिल्कुल, ये तो एक पुरानी जो है वो दुख भरी दास्तान है। कराची के इनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन जो है वो पिछले 10-12 साल से तबाह होता चला आ रहा है और उस पर मुकम्मल तौर पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। लेकिन मेरी जो साथी एंकर है उनका सवाल था कि ये जो हादसात हैं इसके कवानीन पे अमल दरामद कौन कराएगा और क्या होता है नहीं होता। तो सबसे मेन बात यही है कि ट्रैफिक पुलिस जो कि शहर में इस तमाम तर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मौजूद है, उसको बाकायदा तौर पर एक टास्क दिया जाता है कि आपको रोजाना की बुनियाद पे इतने चालान करने हैं और इतने बाइक सवार के, इतने कार सवार के। अच्छा, अभी भी हम देख रहे हैं सलमान के 11,276 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि 193 डंपर और टैंकर्स भी फिटनेस और ओवर स्पीड करने पर जब्त किए गए हैं। लेकिन क्या ये इकदाम काफ़ी होंगे? और जब तक करारवा की सज़ाएँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वायलेशन मेरे ख्याल में सिंध में ही होती है, बल्कि पंजाब में भी जो सिंध की गाड़ियाँ चल रही हैं उनको चलाने जाते हैं, उनकी तस्वीरें नहीं खींची जाती। तो ये सिंध के अंदर जो एक मसला है अरसा दराज से, इसका मुस्तकिल हल क्या आपको लगता है कि ये अब तलाश कर लिया गया है? देखिए, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कवानीन पे अमल दरामद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो या वो ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर हो। लेकिन यहाँ पर जब आप टाइम रखते हैं कि रात 10 बजे से
और सुबह 6 बजे तक। तो कराची वो शहर है जो रात 3-4 बजे तक जागता है, सड़कों पर गाड़ियां, मोटरसाइकिल सवार, हैवी ट्रैफिक। अब जब आप टाइम देते हैं कि 10 बजे इस लिमिट से आप इस लिमिट पे जा सकते हैं, तो जो रश होता है वो पहले ही मौजूद होता है, लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर वेस्ट हाफ से शेरशाह का इलाका, जो सनती इलाकों से गाड़ियां निकलेंगी, वो एक और लिमिट फिर पे लाके जरूरी खड़ी तो कर नहीं दी है जाती है। सलमान कि ये हैवी गाड़ियों के साथ ही आपके हादसात होंगे। हमने देखा था जो निताशा नामी खातून ने अपनी लैंड क्रूजर के साथ एक बाप और बेटी को हिट करके मारा था। सुबह का टाइम था गालिबन, और वो एक वहाँ की रिहायशी खातून थी जिनकी घर की ये गाड़ी थी, और उन्हें रिहाई भी मिल गई। फिर बिल्कुल रिहाई भी मिल गई। तो इस तरह के जो आप कह रहे हैं, जिस तरह कवानीन की पाबंदी ना किए जाना, सुबह के वक्त किसी का नशे में धुत होकर कानून का किसी को खौफ भी- ना होना, बिल्कुल किसी को भी रोनते हुए चले जाना, ये वाले मामला तो सिंध हुकूमत को खुद हाथ में लेने चाहिए। ये जी बिल्कुल। गुज़िश्ता साल जो आपने हादसे की बात की, जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे जब उठाया गया तो इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कत्ले खता कहलाता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी से किसी की टक्कर हो और वो जांबाग हो जाए तो कत्ले खता का मुकदमा होता है। अच्छा, हादसा होते हैं, दुनिया भर में होते हैं, लेकिन जो कवानीन है जी सजाएं होती हैं, उसका खौफ होता है। इतने भारी जुर्माने, अगर हम दुबई ही की मिसाल ले लें, दुनिया भर से लोग आते हैं वहाँ पे, छुट्टियाँ भी गुजारते हैं, रिहाइश पजीर भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे इतने भारी जुर्माने हैं कि कोई वायलेशन करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान। सिर्फ दुबई में, सारी दुनिया में, पाकिस्तान या इंडिया मेरे ख्याल में ऐसा है जहाँ पर वायलेशन पे वायलेशन पूछने वाला नहीं, और पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में लीड ले जाने में सिंध का किरदार है, और इसी वजह से हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे में हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से पहले हम बताते हैं, एक मोनोपोली गेम है, आपको पता है, जो कि अक्सर लोग खेलते हैं। एक नया रिकॉर्ड बना है ऑस्ट्रेलिया में, और 918 लोग बैठे हैं एक साथ 150 मेज़ों पर, और उन्हें बैक वक्त मोनोपोली खेल कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया जनाब। सिडनी में इस रिकॉर्ड को कायम करने की कोशिश की गई है और इसका एहतमाम किया गया लिटिल लीग्स फाउंडेशन और सोए एलन मारिनो वेसेलो ने, और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। हम वाकई में एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो जवान बूढ़े इकट्ठे होकर जहाँ पर खेल सकें, जश्न मना सकें, और इस पर उन्हें फ़ख्र है कि उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन कायम कर दी है जहाँ पर मोनोपोली के थ्रू और वो अपना एक मकाम पैदा कर चुके हैं और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। कौन सा मकाम पैदा किया इन्होंने, आपको क्या? वैसे तो आपको पता है, बड़ा मुंह खोलने, लंबी जबान निकालने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाले बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मौका मिले इस साल कि आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहें तो कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे? मैं नॉवल रीडिंग का। अच्छा, नॉवल। इमरान सीरीज पढ़ती हैं आप? नहीं, इमरान सीरीज में नहीं पढ़ती, बिल्कुल। मैं डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनके नॉवेल्स पढ़ती हूँ, और मुझे शौक है कि एक लंबी कलेक्शन मेरे पास, और मैंने सबके नॉवेल्स पढ़ रखे हैं। ये तो बड़ा अच्छा पढ़े लिखे होने का सबूत देंगे। नहीं, पढ़े लिखे नहीं, मुझे इंटरेस्ट है स्टोरीज सुनने का। लेकिन आप कैसे कर लेती हैं? मतलब आप मॉर्निंग शो में यहाँ पे भी आती हैं, घर पे और भी जिम्मेदारियां सरंजाम देती हैं, फिर लंबे लंबे नॉवेल्स भी पढ़ लेती हैं। मैं जुनेद नहीं हूँ ना, इसके बावजूद भी बस टाइम निकल आता है। कभी शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन के साथ भी, देखने तौर पे वो भी जान के खुश होंगे। राजा गीत पढ़िए आप, और मेरा बड़ा फेवरेट है। पहली बार भी पढ़ा, मुझे समझ नहीं आई, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर समझ आई, तीसरी बार जाकर मुझे समझ आई। यानी कि एक ही किताब को आप कई बार पढ़ के बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भूल चुकी होती हूँ, फिर मैं जब पुराने हो जाते हैं फिर निकाल के किसी न किसी को पढ़ना शुरू। नहीं, बार बहुत अच्छा शौक है। हमारी आजकल की जो टीन एजर्स हैं वो तो किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं, और पढ़ने का शौक जो है यकीनी तौर पे आज के दौर में उसे ज़िंदा रखना एक बड़ी तारीफ की लायक है, और इसको भूलना नहीं चाहिए। किताबों से मोहब्बत जो है वही आपको फाइनली अल्टीमेटली इंकरेज करना चाहिए। अगर आपके बच्चे खरीदना चाहते हैं, ये शौक रखते हैं, तो उनको इंकरेज किया करें, उनको बुक्स खरीदने का मजीद उनके अंदर शौक पैदा किया करें। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए दौरे हाजिर की, जिसमें स्मार्टफोन्स हमारी बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन इसके अंदर जो मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल होता है और वो जो परमिशंस मांगती हैं हमारे से और उसके बगैर अपनी एक्सेस नहीं देती, तो क्या वो एक्सेस देना हमारी प्राइवेसी, हमारी ज़ाती ज़िंदगी या हमारे जो कुछ पर्सनल लाइफ है, प्राइवेसी है, उसको बुरी तरीके से डैमेज तो नहीं कर रही? लेकिन अगर वो आप एक्सेप्ट ना करें तो आपको उस गेम तक या उस ऐप तक आपको रसाई हासिल नहीं हो पाती है।
और वो आपके कैमरे तक, आपके किसी भी किस्म के माइक्रोफोन तक, आपकी हर चीज़ तक एक्सेस हासिल करने की इजाज़त चाहता है। और फिर आप इजाज़त बवजह मजबूरी आप दे भी देते हैं, तो फिर आपकी प्राइवेसी क्या वाकई में कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खुर्रम राहत साहब हैं जी, साबिक वाइस प्रेसिडेंट पाशा हैं। वेलकम और टू शो कहेंगे आपको। खुर्रम साहब, ये जो मामला है क्या कोई इसका हल हो सकता है? क्योंकि जितनी भी ऐप्स हैं ये अलाउ करने के बगैर अपनी ऐप्स की एक्सेस नहीं देती, तो क्या वाकई में ख़तरा है हमारी प्राइवेसी को, हमारी ज़ाती ज़िंदगियों को, हमारी मालूमात शेयरिंग जो भी हम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अपने प्रोग्राम में मौजूद करने का शुक्रिया। तो देखें, वो आपने सुना हुआ ना कि जी देयर इज़ नो फ्री लंच। तो जब ये ऐप्स वगैरह आपको अलाउ करती हैं कि आप गुफ्तगू कर सकें, आप दूसरों के साथ रिमोट पे वीडियो कॉल कर सकें, तो वो ऑब्वियसली वो फ्री तो नहीं होती हैं, उनको कहीं से रेवेन्यू जनरेट करना होता है। और वो रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका होता है, वो यही है कि वो आपके जब माइक को एक्सेस करते हैं, आपके कैमरा को एक्सेस करते हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं और उसको फिर ये जो डिफरेंट मार्केटिंग एप्स होती हैं या मार्केटिंग होती हैं उनको वो बेच रहे होते हैं। गलत है या सही है, ऑब्वियसली उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आपसे कंसेंट मांग रहे होते हैं और वो उस कंसेंट आप जब देते हैं तभी वो एक्सेस करते हैं। जो ज़्यादा बड़ा अच्छा, चैलेंज लेकिन आता वही है जो बात है आपकी ना हुरम साहब कि हमसे कंसर्न मांगा जाता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ही उनकी रसाई उन्हें हमारे फ़ोन तक हो पाती है, हमारी बाकी तमाम चीज़ों पर हो पाती है। लेकिन बात यह है कि आप उस ऐप को अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो बग़ैर आप एक्सेप्ट किए उस ऑप्शन को आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, आप एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। और एक दूसरी चीज़ भी आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम कोई भी चीज़ बात करते हैं, आपस में बैठे हुए दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो जब आप अपने फ़ोन को सर्च में लगाएंगे या कोई भी चीज़ आप अदर सर्चिंग पे लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें साइड पे आ रही होंगी, वो भी सर्च में आ रही होंगी। क्या फ़ोन हमारी सारी गुफ्तगू जो हो रहा है, हमारी तमाम कन्वर्सेशन सुन पा रहा होता है? जी, जब आप एक्सेस दे देती हैं तो पोटेंशियली बिल्कुल। और यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो मुख्तलिफ़ ऐप्स होती हैं जो आपसे आपके माइक को या कैमरे को या आपके कॉन्टेक्ट्स को रसाई मांग रही होती हैं, तो इन ऑल ऑनेस्टी वो कोई बैठ के आपकी गुफ्तगू सुन नहीं रहा होता है, बल्कि वो पीछे बैक एंड पे जो हम कहते हैं कंप्यूटर्स या वो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम होते हैं, जिनका मकसद आपकी प्राइवेसी में इस तरह से दखल देना नहीं होता। बट वो अगर आप बैठे हुए हैं, आप कोई लेट्स से किसी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं या आप कह रहे हैं जी मैंने गाड़ी ख़रीदी है, तो वो सिर्फ होता यह है कि वो माइक से आप लोगों की गुफ्तगू जारी होती है और वो कीवर्ड्स में पिक कर लेगा कि अच्छा जी गाड़ी ख़रीदनी है या मैंने फ़लाना ब्रांड ख़रीदना है या मुझे जूते चाहिए, और वो फिर उनका जो इंजन है वो कर रहा होता है। तो यहाँ तक आपकी प्राइवेसी से को वो ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होता। ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो जो ख़तरनाक होती है वो ये होती है जब ये आपके माइक और कैमरे तक या आपके जो फ़ोटोज़ के उस तक एक्सेस मलिशियस तरीके से, जो आपको कई दफ़ा कुछ ऐप्स अननोन ऐप्स आती हैं या आपको जी, मेल या ये बहुत ही व्हाट्सएप पे खतरनाक हो मैसेज सकता है। बिल्कुल खुर्रम साहब, लेकिन क्या खतरनाक इन होता है। इन ऐप्स को इस्तेमाल अगर आप करना चाहें, को बहुत मजबूरी है, आप उनको एक्सेस दे भी दें, लेकिन अपनी सेटिंग्स के अंदर कुछ तब्दीली लाके कुछ रद्दोबदल करके क्या हम अपने जो महफूज डाटा है या जिस तरह से माइक को एक्सेस देना या कैमरे को एक्सेस देना, उससे बचा जा सकता है? जी, उससे काफ़ी जो देखिए जो आप कहते हैं ना जी पब्लिश्ड ऐप्स हैं जो हम पॉपुलर चैट की ऐप्स वगैरह यूज़ कर फेसबुक, रहे हैं, वहाँ इंस्टाग्राम, आपकी व्हाट्सएप प्राइवेसी। वगैरह इस तरह की जो ऐप्स हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके अंदर आपकी प्राइवेसी के फ़िल्टर्स होते हैं, वो आप उनको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। फिर जैसे लोकेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐप्स होती जी, हैं, जो आपसे परमिशन माँगती हैं और आप कह सकते हैं कि यूज़ ओनली दिस टाइम, या ये ऐप यूज़ करते हुए खाली आप इस्तेमाल करें, या व्हिच फिर मीन्स कि आप उसके अलावा आप वन इस्तेमाल टाइम ही कर करें। देते हैं या फिर आप फॉर एवर की जी, ऑप्शन बिल्कुल। भी आप कर सकते हैं कि कभी भी बिल्कुल, वो यूज़ कर सकता बिल्कुल। है। ठीक है। बिल्कुल। तो जो ज़्यादा ख़तरे वाली चीज़ होती है, मैं जो चीज़ एम्फसाइज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो हम कहते हैं मैलवेयर है, ये मैलिशियस है, जहाँ लोग आपकी ऐप्स को वो एक आपके बैकडोर से आते हैं विदाउट योर नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज, आपसे आपके कैमरा, आपके फ़ोन के डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो तस्वीर पे भी आपको कई दफ़ा वो
तो इसका कैसे पता चलेगा खुर्रम साहब, मैलवेयर है ये, कैसे आइडिया हो जाएगा आपको ये इसमें ये कोई आपके लिए स्कैम है, इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होगी और आपकी बहुत सारी ऐसी हसास किस्म की इंफॉर्मेशन उन तक चली जाएगी, ये पहचान किस तरह से हो पाएगी हमें? क्योंकि हम लोग तो फ़ोन को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि हम कितना अपनी जो बहुत ही क्लोज़ इंफॉर्मेशन है, जो कि इस तरह की हसास इंफॉर्मेशन है, वो हम उन तक पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आम सारिफ के लिए ये एक चैलेंज होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना। नॉर्मली उसमें काफ़ी सारे एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप उनको यूज़ करते हुए इस तरह के कोई वो वॉल्स फाइवॉल्स टाइप लगा सकते हैं, या आप वो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर को देख के कर सकते हैं कि कोई इस तरह का आ रहा हो वो करे। दूसरे ये है कि कुछ चीज़ों पे आपको एहतियात करनी चाहिए, आप नहीं जानते हैं किसी को उसकी तरफ से मैसेज आ रहा है या कोई अटैचमेंट आ रही है, उसको नहीं खोलना चाहिए। और मैं तो रूटीन में होता है कि कुछ कई दफ़ा कोई जानने वाले से अनयूजुअल कोई मैसेज या कोई आ जाता है कि जी ये आप इसकी अटैचमेंट है, तो मैं कई दफ़ा उसको पहले अलग से मैसेज करके पूछता हूँ कि ये वाकई तुमने भेजा है कि नहीं भेजा है। तो एहतियात ही एक सबसे बड़ा है तरीका अपने आप को बचाने का। दूसरा है कि कोशिश करें कि अपने फ़ोन वगैरह में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कम से कम रखें, वो भी एक तरीका है एक चेक बचने हमें का। खुद अपने ऊपर भी रखना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी और के हम अपने आप को सौंपने तो नहीं जा रहे। साथ में ये भी बताइएगा कि एंड्रॉयड और जो एप्पल यूज़र्स हैं, क्या इसके अंदर भी कोई डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि उसकी प्राइवेसी ज़्यादा है, उसकी कम है, या दोनों ही उतने रिस्क में हैं? सो देखिए, एंड्रॉयड क्योंकि बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ है, उसके लिए एप्लीकेशंस भी बहुत बनती हैं, चूँकि यूज़र बेस बहुत है, तो उस पे आप जैसे कह रहे हैं कि लोग मैलवेयर या मैल इंटेंट से के सार्फिन को ज़्यादा टारगेट भी करते हैं। एप्पल का जहाँ तक बात आ जाती है, तो वो चूँकि हम कहते हैं कि रिलेटिवली कम यूजेज है उसका, या कम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी शायद सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी मैं एप्पल ले लूँगा तो मैं सिक्योर हो जाऊँगा या मेरे ऊपर अटैक नहीं होगा, क्योंकि बात वही आती है कि जो लोग आपके फ़ोन तक सही लेना चाह रहे थे, ख़ास तौर पे गलत तरीके से। मैं ये जो जनरल ऐप्स है और जैसे मैं मैं कह तो रहा हूँ कि वो बिल्कुल खुर्रम है। साहब अब 2 से 3 बार इसके अंदर आ चुकी हूँ, इस मेरे ऊपर अटैक हुआ है, मेरा फ़ोन पूरे का पूरा हैक हो जाता है। और आईफोन यूज़र हूँ मैं, तो इसके बावजूद फ़ोन का हैक हो जाना, वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम फेसबुक जो आम सी ऐप है जो हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम या इस तरह की दीगर ऐप्स जो हैं, हम उन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं हैक हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता, हमारा पूरे का पूरा फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाता है। बिल्कुल जी। और वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो इसलिए मैं कहता कि आईफ़ोन है या एंड्रॉयड है, फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है, अनयूजुअल अननोन नंबर से आ रहा है, या अननोन कोई आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप उनको इस तरह से बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको एहतियात बरतनी चाहिए कि हमें इस तरह के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है जो ये अटैक होता है, तो जैसे अभी कुछ अर्सा पहले मेरे साथ हुआ कि काफ़ी लेट एट नाइट मुझे एकदम से मुझे कॉल आई, और वो उसने कहा जी वो प्रोफाइल देखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी वो आपकी एक जो परसों मीटिंग होनी है उसके लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये हम आपको कोड भेज रहे हैं, आप इसको कर दें। तो कई दफ़ा आप बिल्कुल बेध्यानी में होते हैं, बट वो सडनली मुझे ख्याल आया कि यार ये रात को 2 बजे क्यों मुझे कोई कॉल जी। कर रहा है, ये 10 बजे 12 बजे क्यों कॉल कर रहा है। तो यू हैव टू बी स्लाइटली अपना आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, तो स्कैमर्स भी थोड़ा बहुत सा ज़्यादा हो साफ। गए हैं ना, इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ स्कैमर्स बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत ज़्यादा हो रहा है, पॉजिटिव कम हो रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम राहत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अपने फ़ोन, अपनी प्राइवेसी का खुद ख्याल रखें, और हर चीज़ लोगों को अपनी बैंक डिटेल्स भी अपने फ़ोन के अंदर रखनी है, और हमें अपनी तमाम डेट ऑफ बर्थ कोशिश ये करनी चाहिए कि पर्सनल डाटा कम से कम रखें, ताकि आप वही चीज़ है कि अगर आप एक्सेस दे भी रहे हैं कि कुछ ऐप्स को, तो आपकी पर्सनल चीज़ें जाने पे आपको ज़्यादा अफसोस ना हो, या अपनी प्राइवेसी किसी और के हवाले ना करें। हम आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं मोनूमेंट्स की।
ना सिर्फ अपने फ़नी तामीर की वजह से वो जानी जाती हैं, बल्कि अगर आप उमूमी तौर पे किसी और मुल्क में जाते हैं तो आपकी जो जर्नी है, आपका सफ़र है, वो उनके साथ पिक्चर लिए बगैर पूरा नहीं होता। जैसे कोई लंदन जाता है तो लंदन आई के साथ पिक्चर बनाना ज़रूरी है, दुबई जाता है तो उसके साथ बुर्ज खलीफा के साथ तस्वीर बनाना ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मीनार पाकिस्तान हो गया या इस्लामाबाद बादशाही मस्जिद हो गई या मज़ार कायद हो गया, बिल्कुल इस तरह के मकामात, मस्जिद हो गई, जो इस्लामाबाद के अंदर मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो हो गए। तो यहाँ पर तस्वीर बनाना यादगार भी होता है और आपको कहीं ना कहीं आपकी यादों में, आपकी मेमोरी में रह जाता है कि हम वहाँ गए थे तो ये तस्वीर बनी थी। तो एक रिपोर्ट देखते हैं मॉन्यूमेंट से मुतालिक। ये खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स थे जो आपने देखे और यकीनी तौर पर ये तमाम काबिल सताइश हैं और जहाँ जहाँ पर आप विजिट करते हैं वहाँ की पिक्चर्स आप ज़रूर लेकर आते हैं, आपकी और अपनी यादों का हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल जी। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्योंकि ब्लड बैंक जो है काम करे 15 पे कॉल कर सकते हैं और अब ब्लड बैंक का भी काम करेगा, तो एक बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और बात करते हैं 15 की, जहां पर आप इमरजेंसी की सूरत में कॉल कर सकते हैं। इससे पहले आप सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में पुलिस को अपने पास बुलाने के लिए कॉल करते थे, फिर उसके बाद आप वर्चुअल वुमेन के लिए भी आप कॉल कर सकते थे। लेकिन अब 15 ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर आप खून की अगर आपको ज़रूरत है इमरजेंसी में तो आप 15 के ऊपर कॉल करके आप ब्लड बैंक में जा सकते हैं, डायरेक्टली कॉल आपकी वहाँ जा सकते हैं और खून अतिया भी कर सकते हैं। खून ना सिर्फ अतिया कर सकते हैं बल्कि खून अगर आपको कोई चाहिए, किसी भी उसका बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, तो आप वहाँ से ब्लड ले भी सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ अमीर हमजा मौजूद हैं, इंचार्ज सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको अमीर हमजा। उमेर वैसे तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा इकदाम है। अगर ये वाकई में उस तरह से काम करे जिस तरह से काम करना चाहिए, अगर किसी को इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत है तो फ़ौरन उसके पास पहुँचे, अगर कोई डोनर देना चाहता है तो वो भी डायरेक्टली जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सके और ब्लड वहाँ पर डोनेट कर सके। अब तक जो काम हो रहा है, कितने आप सेटिस्फाई हैं उससे और कितना पॉजिटिव चेंज आपने देखा? अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वो कितना आपसे कांटेक्ट कर पाता है, कितना आसान तरीका है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया ताकि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसको डिस्प्ले करें पब्लिक को कि हम उनको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव लिया है हमारे एमडी एहसन यूनुस साहब ने, जो कि हमने इस 1 जनवरी 2025 में हमने स्टार्ट किया है। और 15 के एमडी जी, हम जी बता रहा हूँ कि हमने 15 पे जैसे ही आप कॉल लैंड होती है हमारे पास तो आपने 4 का IVR हमारा एक ऑप्शन है जो कि हमने IVR पे हमने इंस्टॉल करवाया हुआ है। अब जैसे ही 4 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल वर्चुअल ब्लड बैंक सेफ सिटी में आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। वहाँ जो एजेंट बैठे हैं आपने उनको सिर्फ ब्लड ग्रुप बताना है कि हमें ये रिक्वायर है, लोकेशन बतानी है कि किस हॉस्पिटल में आपको रिक्वायर है। तो हमारे पास जो पुलिस की एक डेटाबेस मौजूद है उनके ब्लड ग्रुप्स के साथ, तो हम देखते हैं आपके नियरेस्ट जो भी हमारा कंसर्न जो फील्ड ऑफिसर मौजूद है और उस कंसर्न पुलिस स्टेशन में कौन से ऑफिसर्स हैं जिनके आपके साथ ब्लड ग्रुप मैच होता है। तो हम वैसे ही जैसे 15 की कॉल पे पुलिस को डिस्पैच करते हैं सर, वैसे ही हम ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है उमर भाई। और इस पे रिस्पांस टाइम कितना है और कितनी देर में आप स्पॉट पे पहुंच जाते हैं? सर ये हम देखते हैं केस की नोयत क्या है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो इमरजेंसी में एक्सीडेंटल केस हैं या फायरआर्म इंजरी है, उसमें ये होता है कि हमारे पास मिनिमम टाइम होता है 10 से 15 मिनट का, जिसमें हमने डोनर अरेंज करके आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे उनको लेकर और जो हमारा पेशेंट है या हमारा उनके पास जो केयर टेकर जो उनको देख रहा है तो उनके साथ हमने कॉन्फ्रेंस कॉल मिलवानी होती है। और जो नियरेस्ट हम इसलिए रखते हैं कि मिनिमम टाइम में हम उनको भिजवा सकें और वहाँ ब्लड डोनेट करके, क्योंकि लाइफ का मैटर है, इसमें हम डिले कर नहीं सकते। डिले बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन एक और जो प्रोसीजर पूरा होता है कि जिस बंदे ने डोनेट करना है ब्लड, उसके कंप्लीट टेस्ट होते हैं और उसके बाद उसका ब्लड जो है वो दिया जाता है पेशेंट को। क्या टेस्ट आपके थ्रू होते हैं? पहले से पता होता है कि ये पेशेंट के टेस्ट क्लियर हैं, या फिर जब हॉस्पिटल में पहुँचता है तो एक प्रोसेस फिर से दोबारा से रिपीट किया जाता है और फिर उसका ब्लड डोनेट किया जाता है? जी, ऐसा है कि ये स्क्रूटनी टेस्ट तो हमारे पुलिस के होते ही रहते हैं, जो कि ब्लड डोनर के आपके पास डोनर सिर्फ पुलिस वाले हैं जो आपकी अपनी टीम है? पुलिस वाले 80% जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं वो पुलिस वाले हैं। उसके बाद 20% ऐसे हैं जो कि सिटीजन्स हैं, हमारी डिफरेंट सोशल सोसाइटीज़ हैं, हमारी डिफरेंट NGOs जो कि काम कर रही हैं ब्लड बैंक के ऊपर, वो हमने उनको अपने साथ इंटीग्रेट किया हुआ है अपनी डेटाबेस में। सबसे पहले जो हमारा जो है रिस्पॉन्स है वो है पुलिस। अगर पुलिस वहाँ पहुँचती है तो ठीक, अगर पुलिस कोई अवेलेबल नहीं है तो हम फिर अपने जो डोनर्स हैं
डिफरेंट सिविल डोनर्स हैं और जो हमारे अगर कोई डोनर देना चाहे, अतिया करना चाहे फ़ोन, तो कहाँ पे रब्ता करे? कितने ब्लड बैंक्स हैं जहाँ पे जाके खुद खून अतिया भी किया जा सकता है? हम जो हैं फ्रेश ब्लड देते हैं और हम एज अ डोनर को सिर्फ रजिस्टर करते हैं और उसका ब्लड हम स्टोर नहीं करते। स्टोर ब्लड इमरजेंसी की सूरत में उससे रब्ता किया, हम उनसे रब्ता करते हैं। वो 15 पे कॉल करके 4 का IVR प्रेस करके एज अ डोनर खुद को रजिस्टर करवाते हैं। हमारा जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमारा एक पोर्टल मौजूद है ब्लड डोनर के नाम से, आप उधर जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हम आपको बैक कॉल करके कंफर्म करके फिर आपकी लोकेशन कंफर्म वगैरह करके और आपकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि हम किन डेज में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, ये भी डेज हैं? जो डोनर है उसकी हम अवेलेबिलिटी पूछते हैं, क्योंकि वो भी सारे कोई ना कोई वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं मसरूफ़ हैं, बिजी हैं, तो हम उनकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं कि आप किस दिन खून अतिया कर सकते हैं। तो फिर हम अपनी डेटाबेस में इस तरह से उनको डिज़ाइन कर लेते हैं कि इन डेट्स में हमें ये डोनर्स यहाँ पर मौजूद हो। अच्छा, आप जब आपको ब्लड के लिए कॉल आती है कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है, किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी घर से, तो आप कितने टाइम के अंदर अंदर उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं और कितनी देर के अंदर उनके पास डोनर पहुँच जाता है? एग्जैक्टली ऐसा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिनमें हमने 15 मिनट में वहाँ पर डोनर को हॉस्पिटल में पहुँचाया है। और डिपेंड करता है कि इमरजेंसी किस टाइप की है। कुछ इमरजेंसीज ऐसी होती हैं कि आज सुबह 9 बजे कॉल रिसीव हुई है और वो कहते हैं कि मेरा पेशेंट है, उसकी ओपन हार्ट सर्जरी है, तो 5 बजे ऑपरेट होना है, ठीक, तो हम 3 बजे या 4 बजे तक वहाँ डोनर को भिजवा देते हैं। हम ये लाजमी पूछते हैं कि आपको किस टाइम को ब्लड की डोनेशन, क्योंकि जिस टाइम पे उनको ऑपरेट का टाइम मिलता है तो हम उस टाइम पे ही डोनर को भिजवाते हैं। और अगर आपकी पुलिस वाले डोनर हैं तो डेफिनेटली पुलिस गाड़ी पे जाएंगे या बाइक पे, वो फ़ौरन वहाँ पर आप पहुँचा देंगे उन्हें। अगर कोई आम शहरी डोनेट करने के लिए जा रहा है और उसकी फिजिबिलिटी तो आपने पहले चेक कर ली कि वो कब अवेलेबल होगा, उसकी अवेलेबिलिटी भी आपको पता है, बट आप क्या उसको भी खुद वहाँ पर ड्रॉप देंगे, पुलिस उनको वहाँ तक पहुँचाएगी या फिर वो डायरेक्टली जाता है वहाँ पर? अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम उनको कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दें। हम डोनर, कुछ ऐसे हमारे डोनर्स मौजूद हैं, वो पहले से ही हमें कंफर्म कर देते हैं कि आप हमें डोनर अरेंज कर दें, हम खुद जाकर उनको रिसीव कर लेंगे, पिक एंड ड्रॉप भी हम मुहैया कर देंगे। तो वो बहुत सारे केसेस में आजकल आपको प्राइवेट सर्विसेज भी हैं, वो कहते हैं कि प्राइवेट सर्विस लेकर खुद से पहुंच जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मकसद ये है कि खिदमत खल्क की जाए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। अच्छा, ये सर्विसेज अभी तक सिर्फ लाहौर में है या इसको आगे बढ़ाया गया पूरे पंजाब में? सर, ये जब स्टार्ट हुई है तो ऑल ओवर पंजाब हम इसको डील कर रहे हैं। पंजाब का हर कोना, पंजाब का हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर हॉस्पिटल, जहाँ भी कहीं ब्लड की ज़रूरत है, हम शुरू दिन से ही पूरे पंजाब को डील कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ हमारे पुलिस वाले मौजूद हैं वो वहाँ पर डोनर हमारा मौजूद है। विमेन वर्चुअल जो आपका पुलिस स्टेशन है वो कितना क्विक रिस्पांस देता है? क्योंकि ब्रेक में जब हम थे तो मैं आपसे बात कर रही थी कि अभी रीसेंट वाक़या 2 से 3 दिन पहले का एक खातून, हमारी ही अपनी फैमिली मेम्बर हैं, जानने वाली हैं, जिन्होंने कॉल की है। उनको पहले तो थाना कंफर्म नहीं कर पाए हैं वो, और थाना जब कंफर्म हुआ है उसके बाद भी पुलिस वहाँ तक पहुँची नहीं है, इवन बैक कॉल नहीं उस खातून को आई है। एक बार बैक कॉल की है, जब उन्होंने थाने का कंफर्म करने के लिए कॉल किया, वहाँ पर पुलिस उसकी हेल्प के लिए नहीं पहुँची है। हम पहुँच गए हैं घर से उसके पास, लेकिन कोई भी पुलिस, और जब एक खातून अकेली हो घर पे, उसके घर के दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है, तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है एक खातून के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी जान के लिए, और वहाँ पर ना पहुँच पाना। अगर ब्लड बैंक का इनिशिएटिव, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फ्लॉज मौजूद हैं 15 के अंदर, और 15 का ही ये वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी है। ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं जो इतनी लेट और फिर ना ही रिस्पॉन्स वहाँ से आना? मैम, चीज़ें देखी जाती हैं कि फैक्टर्स क्या थे उस टाइम, लेकिन जो हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है वो काफ़ी वर्किंग कर रहा है। उनके तकरीबन रोज़ 2000 केस वो सोल्व कर रहे हैं सर, वो भी हमारी एक अचीवमेंट है, पॉजिटिव साइड है। इवन के कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो 15 पे कॉल करते हुए हिचकिचाती हैं, तो जिसके लिए अलग एक 15 हमने IVR मुतारिफ कराया 2, कि वो जब भी कोई अपना मसला ऐसा है जो सिर्फ फीमेल से ही डिस्कस कर सकती हैं, तो हमने सिर्फ वहाँ फीमेल ऑफिसर्स को ही वहाँ पर हमने तैनात किया है कि जो भी कॉल होगी कि उनको सिर्फ फीमेल ही रिसीव करेंगी, और ना सिर्फ कॉल रिसीव करेंगी, हमने उनका थ्रू प्रॉपर चैनल फॉलोअप होता है कि कौन पहुंच रहा है, रिस्पांस आप देते हैं खवातीन को? घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, 2 घंटे के अंदर, या 2 दिन के बाद, या 3 दिन के बाद? लाहौर का हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम है वो 7 से 9 मिनट है पुलिस वहाँ डिस्पैच होने का अराइवल में। और जो स्टाफ पहुंचेगा वो भी खवातीन पर मुश्तमिल होगा? सर, अभी तक तो खवातीन का स्टाफ नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप अगर घर बैठ के भी एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो लिंक के जरिए से आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। फैसल टाउन का वाकया है, फैसल टाउन मॉडल टाउन के सेंटर में आता है घर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और यहाँ तक पुलिस नहीं पहुँचेगी, जो कि सेंटर ऑफ लाहौर है। कहीं किसी भी साइड से पुलिस वहाँ पहुँच सकती है। फिर थानों की कंफर्मेशन या फिर इस तरह की कंफर्मेशन करना, फिर उसका लोकेशन व्हाट्सएप पे सेंड करना, उसके बावजूद ना पुलिस का पहुँच पाना, ये तो मेरे ख्याल में गफलत ही है पुलिस की तरफ से जो की जाती है 15 के ऊपर बैठकर भी।
दो किस्म की लोकेशंस हैं। एक तो आपकी हमारे पास नादरा की वेरिफिकेशन के मुताबिक एक आपकी लोकेशन हमारे पास आ रही होती है, और एक करंट लोकेशन होती है। वो हमने अब नया फीचर एक हमने मुतारिफ कराया, जिसमें हम आपको एक कॉल के दौरान ही हम आपको एक SMS भेजते हैं। अगर वो SMS में एक लिंक है, जिस आपने उस लिंक को क्लिक करना है, आपसे कोई पुलिस स्टेशन नहीं पूछेगा, आपसे कोई लोकेशन नहीं पूछेगा, आपकी जो करंट और लाइव लोकेशन है वो हमारे पास आ जाती है। अब हमने क्या किए हैं, जो हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, हमने उन हर गाड़ी में 15 का एक टैब इंस्टॉल कराया है, और टैब इंस्टॉल कराने के बाद ये है कि जिस तरह से ही कॉल रिसीव हुई, हम उनको उसी टाइम ही उनके टैब पे कॉन्फ्रेंस कॉल नियरेस्ट देखते हुए कॉन्फ्रेंस कॉल डायल करवा देते हैं कॉलर के साथ। और जैसे ही कॉलर कॉल करते हैं और वो कंसर्न उनका ऑफिसर से कॉल कनेक्ट हो जाती है, और ऑफिसर कॉल के दौरान ही अपनी पोजीशन वो चेंज कर लेते हैं और कॉलर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो बीच में डिस्पैच का टाइम था वो बिल्कुल ही माइनस किस सियारे पर हो रहा है उमैर? मैं क्योंकि जानना चाहूँगी, मैं इसकी खुद भी चश्मदीद गवाह हूँ कि ऐसा हमारे लाहौर में तो स्पेशली नहीं हो रहा। तो फिर ये किस सियारे की बात आप बता रहे हैं कि आपके पुलिस वाले फौरन मूव भी करना शुरू कर देते हैं और वो पिन लोकेशन पर पहुँचना भी अंडर प्रोसेस है, इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही हैं और इसको इम्प्लीमेंट उम्मीद करते हैं जल्दी किया जाएगा? इम्प्लीमेंटेड है, और ये पंजाब में ही मैम हो रहा है, और ये काफ़ी केसेस मैं बता सकता हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं बता सकता हूँ 90% केसेस हैं जो हमने कॉन्फ्रेंस कॉल्स डायल कराई हैं करंट जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है, और जैसे ही कॉल उसको रिसीव होती है तो वो उसी टाइम ही मूविंग पोजीशन में आ जाते हैं, ताकि जो डिस्पैच का दरमियान में टाइम आया, वो जो गैप आता था कि एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल पे कॉल जा रही है, फिर सब डिवीजन में कॉल जा रही है, और फिर थाने में कॉल जा रही है, फिर मुहर्रर आगे उसको जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है उसको भेजता था। अच्छा इनिशिएटिव है, चाहे वो ब्लड बैंक हो या फिर वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन हो, और इस पे बेहतरी की गुंजाइश बहरहाल आती है, लेकिन इन इकदाम को इंडोर्स करना, इनकी तारीफ करना ये भी जरूरी है, और इसी मकसद हम सराहते हैं इस काम को, लेकिन इसके अंदर जितनी बेहतरी लाई जानी चाहिए उतनी बेहतरी के लिए भी काम होना ज़रूरी है। और हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि इसको जितना मौसर बना सकते हैं, जितना कारामद बना सकते हैं, अगर आपने वुमेन पुलिस स्टेशन भी शुरू किया है, ब्लड बैंक भी शुरू किया है, या फिर बाकी जो लोग आपको 15 पे कॉल करते हैं उनकी हेल्प के लिए आपने इतनी बड़ी फोर्स लगा रखी है, तो उसको थोड़ा सा इतना उन्हें थोड़ा सा कर दें एक्टिव कि वो जल्द से जल्द रिस्पॉन्स दे सकें उन लोगों को जिनको उनकी मदद की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लें। जी हाँ, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। Stay with us. अजीम वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ नज़र बद की। जिस तरह से दुनिया की पुरअसरार शैतानी क़ुव्वतों से बचने की बात आती है, तो नज़र बद से ज़्यादा जानी पहचानी और तस्लीम की जाने वाली चीज़ कोई और दिखाई नहीं देती। और ख़ासतौर पर ये जो खिता है ना बरसगीर, इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही इसके ऊपर बिलीव किया जाता है, आंखें बंद। अच्छा, कहीं पर तो ये नजर बद है और कहीं पर तोहम परस्ती भी है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अकीदे रख लिए हुए हैं, और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इस तरह के कुछ लोग तो अपने गलों में लॉकेट पहन लेते हैं कि ये नजर बद से बचाता है आपको। अच्छा, नजर बद बेसिकली क्या है और किस तरह से लगती है, और क्या आपने कोई घर बनाया है तो उसके ऊपर मटका उल्टा कर देने से, गाड़ी के नीचे आपको जूता लटका देने से, जूता लटका देना है या काली पट्टी, क्या इससे नजर बद टल जाती है? नजर बद से आप बच सकते हैं? ये तरीका कार क्या दुरुस्त है? इसके बारे में जानते हैं। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं, रूहानी स्कॉलर। वेलकम टू शो कहेंगे दाऊद भाई आपको। दाऊद भाई, क्या ये तरीका कार दुरुस्त है जो लोग अपनाते हैं? किसी ने गाड़ी खरीदी है, उसके नीचे उन्होंने वो लटका दिया जूता, किसी ने ऑटो रिक्शा खरीदा है, और स्पेशली इन चीज़ों के ऊपर ही होता है ज़्यादा। बड़ी गाड़ियों के ऊपर या हवाई जहाज़ों के ऊपर हमने देखा उनको नज़र नहीं लगती है, शायद बड़ी बड़ी इमारतों को नज़र नहीं लगती है। ये कहीं ना कहीं तोहम परस्ती है, हमारे अकीदे बन चुके हैं, या फिर वाकई नजर बद इससे टल जाती है इसलिए लोग ये सब करते हैं? नहीं जी, कहीं ना कहीं तो तोहम परस्ती है, और जिसके पास है कुछ नहीं उसके लिए रक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। और जिसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं उसके लिए गधा गाड़ी भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। बिल्कुल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही सिलसिले चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही सोच का तवाज़ुन भी चलता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया वालों ने F-16 लिए तो उन्होंने लीमू साथ लगा दिया और साथ जूता लगा दिया, तो मैं उसकी बात भी नहीं कहूँगा। तो मतलब नारियल तोड़ना मैं हाँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि BMW किसी के पास नया नया पैसा आया और उसने जूता लटका दिया और हमारा ध्यान उसकी BMW की तरफ नहीं गया, सिर्फ उस जूते की तरफ गया। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर कोई गाँव में पहली दफ़ा BMW लेके गया है और गांव वालों के पास गाड़ियां नहीं है तो सिर्फ उसी के पास है, तो उसको ये हक है कि नहीं है
कि वो जूता लटकाए या ना लटकाए, लेकिन तोहम परस्ती तो है। दूसरी अच्छा, बात, एक और जो चीज़ बुरी नज़र की हम बात करें तो उसके लिए जो ब्लूज हम दिखा भी रहे थे, पैंडेंट पहना दिया जाता है, उसके अंदर ब्लू आंख बनी हुई है या रेज निकलती है। अच्छा, ये रेज निकलती है, रेज ब्लैक और ब्लू रेज हैं जो आपके इर्द गिर्द ऑरा बनाती हैं। अच्छा, ये ऑरा आपकी नजर ना बद सिर्फ से आपको महफूज रखती हैं? नहीं, मैं यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त तहकीक है, जब आप कुरानी आयात पढ़ते हैं, अच्छा, जब आप जिक्र करते हैं सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं, उसकी भी रेज़ हैं। वो रेज़ आपके इर्द गिर्द जो है वो औरा बनाती हैं हिफाजत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह और शाम की मसनून दुआएं पढ़ी हुई हैं, उनको पढ़ने के बाद हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे दम किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही। और पानी के ऊपर भी जब हम दम करते हैं, जिस तरह सूरह फातिहा में शिफा है, पानी पे भी जब हम दम करते हैं तो वो रेज, उस कलाम की रेज और उस पढ़ने वाले बंदे की रूहानी ताकत की रेज उसमें जाती है। बुरी नजर से बचाती है। बच्चों के लिए चारों कुल आयतल कुर्सी रात को दिन में उन्हें जाते वक्त पढ़ के उनके ऊपर फूंकती हैं, वही एक हिसार उनके ऊपर कायम करती हैं कि जिसे हम हमारे हिसार बच्चे कहते हैं, रहें। हिसार कहते हैं, हिसार। ब्लैक मैजिक में ब्लैक, जिस तरह जादू की किस्म है, सुर्ख जादू, काला जादू, वाइट जादू, इसी तरह ये रेज इंसान को बचाती भी हैं। जब आप घर से निकलें, आप बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अल्लाह पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। दरूद पढ़ना चाहिए घर से जाते वक्त, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि नबी हमने पूरी कायनात आपके लिए बनाई, आपको ना बनाते तो अच्छा, पूरी कायनात नहीं बनाती। नज़र बद का वजूद तो है, हमारा दीन भी कहता है और उसके असरात भी होते हैं, और ये भी यहाँ तक भी कहा गया है कि कोई भी खुशी की चीज़ हो, कोई भी आपकी फ्यूचर की प्लानिंग हो, उसका बहुत ज़्यादा ऐलान या उसका शो ऑफ ना करें, वो नज़र की वजह से कहीं नुकसान में ना बदल जाए। इस चीज़ का वजूद तो है, लेकिन कहीं हम तोहमात परस्ती में ना पड़ जाएं, उसका शिकार ना हो जाएं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि ये नज़र बद है और ये एग्जैजरेट किया जा रहा है, ये गलत तकलीद की जा रही है, कैसे इसमें फ़र्क है? एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। देखें, जिस तरह कहा गया है कि जब कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सही कह देना चाहिए। लोग इमारत पे भी माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह लिखवा देते हैं, ये अल्फाज से भी अदा कर दें तो बेहतर है। और दरमियानी रास्ता है, अगर आप इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, याद रखिए, शो ऑफ से बचना चाहिए। हाँ, ये तो ज़रूरी है, मगर सोशल मीडिया में अगर शो ऑफ नहीं होगा तो आप अपना आप कैसे दिखाओगे, जरूरी अच्छा, भी है। आजकल पोस्ट लगाई जाती है, साथ ही ना एक वो ब्लू आई बना के एवल आई ऑफ लिख दिया जाता है कि बुरी नजर वाले अपनी आंखें बंद कर लें, लेकिन क्या इससे मगर बंद हो जाती है? ऐसा मुमकिन नहीं है ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप हर काम टका के करो, बिल्कुल करो, लेकिन साथ साथ आप रेमेडीज को यूज करो। आप कहते हैं कि शो ऑफ भी करें। अच्छा, रेमेडीज में आ जाते हैं, रेमेडीज कौन कौन सी हैं जो आपने कहा कि शो ऑफ भी करें, आप तस्वीरें भी लगा रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपने कोई अच्छे से अच्छा मजबूरी है, खरीदी है, मजबूरी है, लेकिन आप करना कौन सी मजबूरी है? देखें, आप याद के मौके पे आप देखें, कई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं मौके पे अपने बकरों की, अपने ऊँटों की, अपने बैलों की तस्वीरें लगाना, या उनकी वो लोग भी हैं, वो घर भी हैं जो बेचारे वो ये भी तो देखो ना कि जो लोग अच्छा बड़ा बैल और ऊँट लेके आते हैं और बाद में वो धड़म से गिर भी जाता है। हाँ, तो यही चीज है ना। अब ये जो नजर लग जाती है, इन्फ्लुएंसर शादी लेकिन कई लोगों की बरसात करते हैं, कई लोगों ने मजबूरी तो नहीं है, कई लोगों ने जिंदगी में एक ही दफा शादी करनी है यार, आप वो भी कहते हो कि वो अच्छा चले, तो आप कहते हैं वहाँ पे शो ऑफ नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अच्छा, आप कहते हैं उससे पहले बकरा ज़िबा कर लें, कोई गरीबों को खाना खिला दें, कोई सदका कर दें, कोई राहे अल्लाह खर्च कर दें। दाऊद भाई, अपने शौक पूरे करें, अपनी खुशियां मनाएं, जो करना है वो करें, अगर कर लिया उसके बाद रेमेडीज जिनकी बात आप कर रहे थे, वो रेमेडीज कौन सी हैं जो नजर बद से हमें बचा लेंगी, हमें महफूज रखेंगी? जिस तरह आपने कहा कि बुरी नजर रेमेडीज में दो तीन चीजें हैं, कुछ टोटके हैं और कुछ पुरानी आयात है। नहीं, यहाँ पे टोटके वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का टोटका है सुरख मिर्चों वाला, गोल सुरख मिर्चें जिनमें दाने होते हैं, छन छन की आवाज आती है। 7 सुरख मिर्चें ली जाती हैं, उसके ऊपर आप सूरह इखलास 3 मरतबा या सूरह फलक 3 मरतबा पढ़ के 7 दफा सर के दाएं और बाएं वार के उसको आग के ऊपर आप रखें, उसमें यकीन जाने ये बड़ा जबरदस्त टोटका है। जिनको नजर लगी होती है उसकी बदबू उसकी आती नहीं, पढ़ लें इन मिर्चों के बगैर तो उसका असर नहीं होगा। नहीं, टोटका है ना, टोटके को साथ अगर आप कहां से, अच्छा नहीं, मेरी बात बैकग्राउंड क्या है आप करके देख लेना, अगर किसी को नजर होती, मैंने तो आजमाया हुआ है, ये तो बिलीफ की बात है। अच्छा ये कमाल बात ये है कि अगर सूरह फलक और सूरह नास वैसे पढ़ लें, उसका कितना जबरदस्त फायदा है। अच्छा दाऊद भाई, कहीं ये तो नहीं है कि क्योंकि हम बड़े सगीर पाक व हिंद में रहते थे, हम पाक इंडिया एक साथ था, बहुत सारी हमने रिवायात वहाँ से ली, बहुत सारे रिवाज वहाँ से कायम हुए, नहीं सूरह फलक सूरह नास हमने अपने दीन से ली है। नहीं, वो हमने दीन से ली है, लाल मिर्ची हमने आप फलक और सूरह नास अकेला पढ़ लें। अगर आप ये नहीं करते, टोटके की बात है ना, तो टोटका
अच्छा, नमक ये हो लें, गया। अच्छा, नमक बड़े लें तो मैम, एक और काम भी करते थे। 7 चम्मच नमक के लें, 7 चम्मच नमक के लें, उसको 7 दफ़ा नमक को 7 दफ़ा दाएं बारें, जो औरा की बात हो रही है, 7 दफ़ा बाएं बारें, उसको घर से बाहर फेंकवा दें, तबीयत हल्की हो जाए। अच्छा, आपको पता है बचपन में माएँ क्या करती थी, एक बच्चा टक्का बड़ा लगाती। खूबसूरत है, हाँ। नहीं खूबसूरत है, माँ के लिए तो सारी औलाद खूबसूरत है ना। माँ क्या करती थी, सजा संवार के काला टीका जो है वो कहीं सामने लगा देती थी, काला टीका नजर आए, मेरी औलाद नजर ना आए, वो नजर बद से बच जाए। तो क्या ये रेमेडी जो थी, ये माएँ तो इससे बड़ी सेटिस्फाई होती थी कि हमारे बच्चों को अब नजर नहीं लगेगी, क्या ये कारआमद है ये टीका लगा देना? देखिए रेमेडीज माओ के लिए तो है, मैं तो समझता हूँ। फटकरी का इस्तेमाल भी करती थी, फटकरी लेती थी, फटकरी को 7 दफ़ा सर के अच्छा, रेमेडीज में फटकरी का इस्तेमाल भी होता है। अगर नज़र लगी हो तो फटकरी लें, उसको 7 दफ़ा सर के दाएं और बाएं वार के उसको जला दें, इससे भी नज़र उतरती है। और जो माएँ करती थी, मैं कहता हूँ रेमेडीज बड़े सगीर में चलती हैं। नहीं, बड़े सगीर में ये तो आलम चलती की हैं, बात हम हो इसी रही को है, तो कह रहे हैं फटकरी कि जिसको कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि कुरान में में अल्लाह ने शिफा रखी है, कुरान में तो रखी इसका है, बेहतरीन हल है। कुरान में तो रखी है, लेकिन इन चीज़ों को कुरान से जोड़ देना, मेरा तो इख्तिलाफ ये है कि फिटकड़ी को, लाल मिर्चों को, मगर ये टोटके गाड़ी के साथ हैं। जूत, ये टोटके किसने ईजाद किए हैं? ये कोई उसका सिरा कहीं से निकलता है, किसी किताब में, कहीं वो रामायण के उसके वेद के अंदर, या कोई इस्फहानी किताब उतरी है जुनैद जानना चाहते हैं इसमें दर्ज किए गए हों? हमारे कुरान पाक से, अहादीस से, सहाबा से, मैं बिल्कुल तबा ताबईन से क्या साबित होता है, हमारे लिए तो वो रेलेवेंट है। देखें, तजर्बा जो है ना, वो इल्म से मैं कहता हूँ कि अफजल समझता हूँ मैं तजर्बे को, क्योंकि तजर्बा बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा इत्तेफाक भी तो हो सकता है। अच्छा, नहीं, आपने कोई ऐसा टोटका किया? अब तजर्बात की दुनिया में इन टोटकों से अगर फायदा हो रहा है तो तजर्बा कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं दाऊद भाई, क्या गोरों को नजर नहीं लगती है? ना उनके जूते लटके हुए नजर आते हैं गोरों को, ना वो आपको किसने कहा नहीं लगती? तिलक लगाते हैं, मुझे कई गोरों के कॉल्स आती हैं, कई गोरों की कॉल्स आती हैं, उनको जादू भी हुआ होता है, नजरेबाद भी। जादू तो बरहक है, जादू बरहक है, लेकिन जो टोटकों की बात को, नहीं, नजरेबाद से हदीस में है, जो चीज तकदीर के ऊपर से सबकत ले जाती है वो नजरेबाद है। मैं यही तो कहना चाह रही दाऊद भाई, तो फिर ये टोटके से उतारने की कोशिश क्यों की जाती है? वो करते हैं टोटके, गोरे करते तो हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं क्या कहूँ, मुझे वाकई में नहीं आइडिया गोरे करते हैं टोटके ऐसे कई। मैंने किसी खातून के बच्चे के तिलक नहीं लगा हुआ देखा, जूता गाड़ी के आगे बांधा हुआ, लीमू लटकाए हुए नहीं देखे, वो थोड़ा सा मुझे। उधर चले जाए, इंडिया चले जाए, F-16 के साथ लीमू लगा दिए उन्होंने। इंडिया से ही तो हमने भी ली है ये हुराफात। नहीं, ये इंडियंस बड़े चले गए हैं कनाडा, अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने सारा सिस्टम कर दिया। अब नहीं होगा, अब होगा। दाऊद भाई, वक्त की कमी है, थैंक यू सो मच। और अपनी अपनी बिलीव की बात है, और इन जाना पड़ी नजरेबद का वजूद है, शो ऑफ से बहरहाल बचना चाहिए ताकि आप दूसरों की नज़रों में ना आए और नजरेबद से बच। बिल्कुल जी, अपने बच्चों के इर्द गिर्द एक कुरानी आयात का हिसार बांध दीजिए और हमेशा बुरी नज़र से महफूज रहेंगे। हम यहाँ पर प्रोग्राम क्योंकि खत्म हो चुका है, मंडे से आपसे मुलाकात करेंगे, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।